या मैं और मेरी टीम ना बड़े डिलेमा में थे, किसको स्टडी करे, कौन सा फंडामेंटल एनालिसिस निकाले। आपने कमेंट बॉक्स में एक दो बोले थे स्टॉक्स, बट या कोई स्टॉक मेजॉरिटी में नहीं था। तो हमने ये सोचा कि चलो ठीक है, वी वेंट टू फाइंड आउट कि कौन से स्टॉक्स में सबसे ज्यादा वॉल्यूम होती है, किस स्टॉक में इंडियन इन्वेस्टर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स सबसे ज्यादा इन्वेस्टर ट्रेड करते हैं। ये रही सर लिस्ट। सेकंड नंबर पे आया सुज़लॉन। जब मैंने पढ़ा, हाँ, मेरे अंदर से बड़ी बहुत फनी सी अर्ज आई और बहुत स्ट्रॉन्ग अर्ज आई कि मैं छत से जाकर कूद जाऊं, बिकॉज व्हाई वुड एनीवन वांट टू इन्वेस्ट इन सुज़लॉन, बिकॉज दिस इज नॉट अ फंडामेंटली साउंड कंपनी। बट फिर आई थॉट कि गोयला बड़ा जजमेंटल हो रहा है, बहुत जजमेंटल हो रहा है। तो मैंने क्या किया है, सुज़लॉन का पूरा एनालिसिस आपके सामने ले आया हूं, ठीक है। इसमें इनका फंडामेंटल एनालिसिस भी है, टेक्निकल एनालिसिस भी है। फिर आप डिसाइड करना आपके लिए बेस्ट क्या है, एंड एंड में मैं अपना ओपिनियन बताऊंगा ऑन दिस। Well, Suzlon is one stock which has been in the spotlight. फंडामेंटल्स को इतना अट्रैक्टिव नहीं बनाती। Well, volumes were massive. Suzlon, that was one stock that was buzzing. दोस्तों गोयला आ गया है, अब शुरू करते हैं पूरा एनालिसिस। बट एनालिसिस से पहले ना सुज़लॉन एनर्जी की आप हिस्ट्री के बारे में जानोगे ना, आपको मजा आ जाएगा। दिस कंपनी कम्स फ्रॉम अ वेरी स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री। सुज़लॉन एनर्जी 1995 में बनी थी और ये कंपनी शुरू हुई थी बाय तुलसी तांती। बट अनफॉर्चुनेटली तुलसी तांती जो मैकेनिकल इंजीनियर थे हु फाउंडेड सुज़लॉन पास्ड अवे 8-9 मंथ्स अगो बिकॉज उनको एक हार्ट अटैक आ गया था। और अगर कोई सुज़लॉन इन्वेस्टर है और एज इन्वेस्टर उसको ये भी नहीं पता कि उसकी इन्वेस्टमेंट का फाउंडर has passed away, he should really think कि वो स्टॉक मार्केट्स में कर क्या रहे हैं। अब ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और आपको बहुत इंस्पिरेशन भी मिलेगी इससे यार। अब तुलसी तांती was in the textile industry, टेक्सटाइल मिल इंडस्ट्री इंडिया में बहुत बूमिंग थी और वो थे अर्ली 90s से। अब पुणे महाराष्ट्र में उनका प्लांट था, he was doing very well, बट एक चैलेंज जो उनको आ रहा था और हर किसी को आ रहा था इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, को पता है क्या था? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी was their second biggest expense। मतलब जस्ट इमेजिन किसी भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए उस समय सबसे बड़ा एक्सपेंस रॉ मटेरियल्स, सेकंड इलेक्ट्रिसिटी। ऑफ कोर्स ये बहुत मेजर इशू था, इलेक्ट्रिसिटी पैचेज में आती थी, कंप्लीटली नहीं आती थी, सप्लाई का बहुत बड़ा इशू था। तुलसी तांती ने बोला बहुत हो गया। ही डिसाइडेड इन 1994 वो विंडमिल्स को एक्सपोर्ट करेंगे, विंडमिल्स की एनर्जी से अपना टेक्सटाइल प्लांट चलाएंगे। और इस सिंपल सी थॉट ने पूरी उनकी प्रोजेक्शन को चेंज कर दिया। इस सिंपल सी थॉट ने इंडिया में रेवोल्यूशन ले आया। और जब तुलसी तांती ने ये शुरू किया, दूसरे इंडस्ट्रीज उनके पास आ गए बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम सब फेस कर रहे थे। और फिर इन 1995 तुलसी तांती ने रियलाइज किया कि इसका कितना बड़ा स्कोप है। उन्होंने अपना टेक्सटाइल बिजनेस किया बंद और उन्होंने शुरू कर दिया और फाउंड कर दिया सुज़लॉन एनर्जी। और सुज़लॉन की जो ग्रोथ रही है ना, इट हैज बीन क्रेजी। आप देखोगे इन 1995 जब सुज़लॉन फॉर्म हुई थी, उन्होंने एक टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन की विद एक जर्मन कंपनी से जो खुद ही एक विंड एनर्जी लीडर थी बाय द नेम ऑफ श्विन एनर्जी GmbH। एंड विद देम दे एक्सेल्ड इन हाउ टू मेकिंग विंड टर्बाइन इंजन्स। और इसी टेक्नोलॉजी के साथ 1995 टू 2000 ये अलग लेवल पे ग्रो किए। इन 1997 इनका पहला विंड टर्बाइन इंजन सेट हुआ था ऑफ 100 मेगावाट्स इन गुजरात। और बस इस स्पेस में नहीं था, सुज़लॉन क्या कर रहा था? बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहा था और अपवर्ड इंटीग्रेशन कर रहा था। इसका मतलब स्टार्टिंग से एंड हर चीज यही बनाना चाहते थे सो दैट अपने अंदर ही इंडस्ट्री में सब ले पाए, खुद की खुद एक पूरी इंडस्ट्री बन जाए। फ्रॉम 2001 टू 2005 बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स दे वेंट इंटरनेशनल। इन USA दे फॉर्म सुज़लॉन विंड एनर्जी कॉर्प, ठीक है। फिर वो बीजिंग में उन्होंने ऑफिस खोल दिया। फिर सुज़लॉन एनर्जी ऑस्ट्रेलिया में भी आ गया, फिर सुज़लॉन एनर्जी डेनमार्क में भी आ गया। दे वर एक्सपैंडिंग लाइक क्रेजी। और इसी एक्सपेंशन में वो भर भर के एक्विजिशंस करने लग गए, दूसरी कंपनीज खरीदने लग गए टू मेक देम इवन बिगर। अब मैं आपको बताता हूं फैक्ट्स। सुज़लॉन बिकेम द ओनली विंड पावर कंपनी इन इंडिया, उसके बाद सोल रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी इन एशिया। और जो भी मैं आपको फैक्ट्स बताऊं ना, सुज़लॉन पूरी दुनिया में अकेली विंड कंपनी थी जिसके पास ये स्टेटस था। और अगर मैं विंड टर्बाइन जनरेटर्स की बात करूं इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी, ये कंपनी दुनिया में रैंक 5 पे थी। दिस वाज सुज़लॉन। फिर था क्या? विद दिस लीडरशिप पोजीशन दे केम आउट टू द IPO ऑन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। उस समय ना मैंने फादर से पूछा था कि आपको याद है सुज़लॉन का IPO था क्या था? बोलते बेटा इस लेवल पे क्रेज था, क्या बताएं, हमें लगता था 90s में कि दुनिया चेंज, सब चेंज आएगा एंड सुज़लॉन विल बी एट द हेल्म ऑफ एवरीथिंग। दिस वाज द रेपुटेशन एंड दिस वाज द बिलीफ दैट सुज़लॉन हैड। और IPO आया और 15 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो गया, जो एक बहुत बड़ा फिगर है स्पेसिफिकली एट दैट टाइम। सब अच्छा जा रहा था, सब बढ़िया जा रहा था टिल द ईयर 2008 जब सुज़लॉन एनर्जी के पूरे फॉर्चून सब चेंज हो गए। 2008 द सब प्राइम क्राइसिस, उसने सुज़लॉन को ऐसे फटके मारे कि आज तक सुज़लॉन उससे उठ नहीं पाया। 2008 में आपको याद हो लेमन ब्रदर्स गॉट बैंकरप्ट, बिकॉज ऑफ विच सुज़लॉन को इतना बड़ा झटका पड़ा बिकॉज लेमन ब्रदर्स एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर इन सुज़लॉन
एंड इन 2008 यूएसए यूरोप की इकोनॉमी बहुत प्रॉब्लम में आ गई, वहां से एनर्जी डिमांड बंद हो गई। सुजलॉन का जो पूरा एनर्जी बिजनेस है यहाँ पे वो पूरा बंद होने लग गया, बिकॉज ऑफ विच उनको डेट नहीं मिला, क्रेडिट भी नहीं मिल पाया, रेवेन्यू भी नहीं मिल पाया। इनकी ब्लेड कंपनीज भी एक एक करके शट डाउन होने लग गई। आने वाले टाइम में हम देखते हैं इनकी सेल्स उन्होंने तभी भी बढ़ा ली, ईयर ऑन ईयर 100% से बढ़ा दी, बट इनके प्रॉफिट्स सीधा लॉसेस में आने लग गए इवन व्हेन द सेल्स वर हायर। और पिछले 6 सालों में इनके लिए डेट एक इतना बड़ा इशू हो गया है, ये उससे निकल ही नहीं पा रहे। मैं आपको उनकी प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट दिखा रहा हूं। एज यू कैन सी हियर, लुक एट द इंटरेस्ट बर्डन। 2011 में इंटरेस्ट बर्डन इज 1335 करोड़ और इनका नेट प्रॉफिट नुकसान में है ऑफ 1345 करोड़, मतलब इंटरेस्ट बर्डन नुकसान से भी ज्यादा है। एंड द सेम ट्रेंड you can see is following. सुजलॉन वो कंपनी थी जो इधर थी, जो टॉप में थी दुनिया में, अब वो इधर आ गई है। Now let's analyze दो reasons कि ऐसा था क्या। सबसे पहला इश्यूज, सुजलॉन ने बहुत बड़ी कंपनीज को एक्वायर किया। अब जब सुजलॉन का 1500 करोड़ का आईपीओ आया था इन 2005, तो देखो अलग लेवल पे पैसे थे, फंडिंग अच्छी, सब अच्छा था, और सुजलॉन वाज हंग्री फॉर ग्रोथ। तो सुजलॉन ने इस ग्रोथ के लिए भर भर के एक्विजिशंस किए और उनकी 2 बहुत मेजर एक्विजिशंस थी। सबसे पहला एक बेल्जियम बेस्ड हैंसन ट्रांसमिशन, ये कंपनी गियर बॉक्सेस बनाती थी। सेकंड थी एक जर्मनी बेस्ड आरई पावर सिस्टम्स, और ये इनको बहुत ज्यादा महंगा पड़ गया बिकॉज ऑफ दिस एक्विजिशंस। बिकॉज इन एक्विजिशन को चलाने के लिए इनका जो पहले डेट था ऑफ 5100 करोड़ वो बढ़ के हो गया 17000 करोड़। लोग ये बोलते हैं कि इतना डेट लेना ना सुजलॉन के लिए बहुत मेजर रोल था कि व्हाई दिस कंपनी स्टार्टेड टू कम डाउन। और मिस्टर तांती ने बहुत कोशिश की थी कि डेट को रीसेट करते हैं, बट आफ्टर एवरीथिंग 8 साल तक वो बस अपना डेट ही सर्विस करते गए। और यहीं से आता है सेकंड पॉइंट ऑफ फीलिंग कि भाई इतने बड़े लोन्स। अब Suzlon was in a situation like a debt trap. For it to survive, it needed more money, it needed more money, it needed more money. और वो सिचुएशन इतनी खराब हो गई थी कि if they are earning 100 rupees, जो डेट लिया है उसका इंटरेस्ट ही होता था 150 रुपए। मतलब जस्ट इमेजिन, मैं कमा रहा हूँ महीने का 100 रुपए, मैं लोन ले रखा है और लोन का हर महीने इंटरेस्ट 150 है, मैं इंटरेस्ट देने लायक भी नहीं हूँ। इस सिचुएशन में बताऊँ क्या होता है, डेट इक्विटी भी नेगेटिव में जाता है। नाउ इफ यू कैन सी हियर, इनका डेट इक्विटी आप देखोगे मार्च 2013 में इट वेंट टू 16.84। गोयला क्या चाहता है, गोयला चाहता है कि जिस कंपनी में वो इन्वेस्ट करे ना उसका डेट इक्विटी 0.5 से कम हो, बिकॉज डेट एक कितना मेजर रीजन है कि बड़ी कंपनी इस चक्कर में बंद हो जाती है। और गोयला एक और चीज चाहता है कि देखो आप अभी सब्सक्राइब और लाइक बटन जरूर दबाना, सो दैट ऐसे ही इंफॉर्मेशन आपको राइट टाइम में मिलती जाए। एंड उसके बाद देखेंगे इनका इंटरेस्ट इतना ज्यादा बढ़ गया कि डेट इक्विटी स्टार्टेड टू कम इन नेगेटिव। एंड थर्ड चीज आती है अगेन रैपिड एक्सपेंशन। जब एक कंपनी इतना रैपिडली ग्रो करती है ना, बहुत बड़ा उनका फोकस तो है सिर्फ ग्रोथ, नॉट फिक्सिंग द अर्लियर प्रॉब्लम्स। इनके कस्टमर्स ऑलरेडी इनके विंड टर्बाइन से खुश नहीं थे, इनके ब्लेड्स की क्वालिटी से खुश नहीं थे, काफी इश्यूज थे, बट सुजलॉन ने कभी उसको ज्यादा केटर किया ही नहीं। उनका बस ऑब्जेक्टिव क्या था, ग्रोथ, डिफरेंट मार्केट, डिफरेंट प्रोडक्ट्स, दैट्स इट। और इस चक्कर में अपना कस्टमर बेस भी खोते गए। और अब ना आपको मैं कंपनी की फाइनेंशियल दिखाता हूँ, बट एक सेकंड, अगर आप में से कोई ट्रेडर है और मुझे बोलेगा कि अरे गोयला भाई मैं ट्रेडर हूँ, मुझे फंडामेंटल एनालिसिस घंटा फर्क नहीं पड़ता, भाई मुझे क्या है बस बाय सेल करना है, तो प्राइस को देखना है, खत्म, मुझे सिर्फ ही फर्क पड़ता है। अगर आपकी ये सोच है ना, तो आई एम वेरी सॉरी टू से दिस, बट ये आपको बहुत महंगा पड़ने वाला है इन द लॉन्ग रन। अगर जिन स्टॉक्स में आप ट्रेड करे हो फंडामेंटली डिसेंट हो ना, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बिकॉज अगर फंडामेंटली वीक हो, बकवास स्टॉक है, कल को स्टॉक बंद हो गया तो 100 से 10 रुपए आ गया तो बस लोअर सर्किट हिट कर दिया गया तो क्या उखाड़ लोगे, कुछ भी नहीं। इफ यू आर एक्चुअली थिंकिंग टू योरसेल्फ ना दैट ग्रेट ट्रेडर्स इन द वर्ल्ड लाइक जिम रिकार्ड्स, जॉर्ज सोरोस, हेसी लिवरमोर, वो सिर्फ ट्रेड करते थे, कंपनी के फंडामेंटल्स देखते थे, तो मैं आपको ये चीज बोलूंगा कि बच्चे बड़े हो जाओ वरना नुकसान खा के बड़े होगे। बुरा मत मानना, गोयला आपको पता है मोहब्बत हूँ, बट सच बताना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दोबारा आते हैं फाइनेंशियल सिचुएशन में। ये है करंट सेल्स। फाइनेंशियल ईयर 2011 में इनकी सेल्स थी 18,090 करोड़। अब 2022 में इनकी सेल्स रह गई थी 6,582 करोड़, मतलब 50% से भी कम आ गई है। तो अब क्लियर देख लूंगा टॉप लाइन में गिर रहा है। सेकंड आते हैं इनकी प्रॉफिटेबिलिटी। इनका मार्च 2022 में क्रेजी लेवल पे प्रॉफिट हो गया था, वो भी इसलिए बिकॉज आप देखते हो कुछ एक्सेप्शनल इनकम हो गई थी। अदरवाइज आप देखोगे, अगर आप 2022 का भी देखोगे, इनका नेट प्रॉफिट इज 78 करोड़ और इनका इंटरेस्ट बर्डन इज 86। इस कंपनी का इंटरेस्ट जो उनको डेट पे पैसे देने इंटरेस्ट की तरह
वो प्रॉफिटेबिलिटी से ज्यादा है। तीसरी चीज, आप स्क्रीनों पे जाएंगे, आप देखेंगे प्रमोटर ने 80% से ज्यादा अपना स्टेक प्लेज करके रखा है। इसका मतलब क्या होता है, जब प्रमोटर अपने शेयर्स को लैटरल तरह बैंक को सिक्योरिटी तरह रखवा देता है, विच इज अ वेरी डेंजरस थिंग जो यहाँ हुआ है। अब शेयर होल्डिंग की बात करें ना, एक बार आप ये देखिए सर, जो प्रमोटर्स थे वो 21% से 14% पे आ गए हैं एंड पब्लिक 59% से 72% आ गई है। जिस स्टॉक में जनता मेजॉरिटी में बैठी है ना, वो तो आप पत्थर में लिख के ले लो, कोरे कागज में लिख के लो, मैं खून से आपको लिख के दे देता हूं कि वो स्टॉक कभी जिंदगी में ऊपर नहीं चढ़ सकता। और ये एक हिस्टोरिक फैक्ट है। वॉरेन बफेट बोलते हैं, बी ग्रीडी व्हेन पीपल आर fearful, बी fearful when people are greedy। उसके बाद इनके मार्जिन्स, जस्ट लुक एट सिंपल थिंग्स, इनकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स किस लेवल पे फ्लक्चुएट कर रहे हैं, फ्रॉम -29% to 20%। This automatically shows as a investor ना, लॉन्ग टर्म आप इसमें नहीं टिक पाओगे बिकॉज मार्जिन्स आर cyclical। अब आते हैं टेक्निकली, जैसे एटलीस्ट फॉर द शॉर्ट टर्म आप देख सकते हो, हाँ लग रहा है एक हायर जोन में जा रहा है, बट शुड यू ट्रेड इन दिस स्टॉक? नहीं। शुड यू इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक? बिल्कुल भी नहीं सर। इफ यू रियली वांट टू नो ना हाउ टू चूज द राइट स्टॉक्स, गोयला को टाइम दे दो, मेरा एक पूरा फ्री वेबिनार जहां मैं आपको पूरा सिस्टम देता हूं ऑन हाउ टू चूज द राइट स्टॉक्स, और मैं आपको बताऊंगा कि हाउ दीज स्टॉक्स कैन बी डेट्रिमेंटल टू योर इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग करियर।